नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस विशेष कार्यक्रम में। यह कार्यक्रम डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस DARPG, UIDAI एंड कॉमन सर्विस सेंटर CSC के संयुक्त प्रयास से आयोजित किया जा रहा है। इस आयोजन का उद्देश्य है देश भर में कार्य कर रहे CSC के VLEs और आम नागरिकों को आधार से जुड़ी शिकायतों को सुनना और उनके समाधान के लिए प्रभावी मंच प्रदान करना। और देवियों और सज्जनों, ये मुमकिन हो पाया है CP ग्राम के द्वारा। CP ग्राम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां आम नागरिक और VLE अपनी शिकायतों को सीधे संबंधित विभाग तक पहुंचा सकते हैं और उनकी स्थिति का पता भी लगा सकते हैं। तो चलिए, आज के कार्यक्रम में हमारे साथ जो मुख्य अतिथि जुड़े हैं उनका परिचय मैं आप सभी से कराना चाहूँगा। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं मिलकर श्री V श्रीनिवास सर का, सेक्रेटरी DARPG। सर नमस्कार, स्वागत है आपके आज के कार्यक्रम में। साथ ही साथ हम मिलकर स्वागत करना चाहेंगे श्री भुवनेश कुमार सर का, CEO UIDAI। सर नमस्कार, स्वागत है आपका भी आज के कार्यक्रम में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम स्वागत करना चाहेंगे CSC परिवार से श्री BK सिंह सर का, ग्रुप प्रेसिडेंट CSC SPV। सर नमस्कार, आपका भी स्वागत है आज के कार्यक्रम में। हमारे मुख्य अतिथियों के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे साथ देश भर में काम कर रहे VLEs, तो कुछ चुनिंदा VLEs भी हमारे साथ आज के कार्यक्रम में जुड़े हैं, जो सीधा संवाद करेंगे हमारे आज के गेस्ट के साथ। उनकी जो इश्यूज़ हैं उनके बारे में हमें बताएंगे और किस तरीके से लोगों तक लाभ पहुँचाते हैं उसके बारे में भी हमें जानकारी देंगे। सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मैं अनुरोध करता हूँ BK सिंह सर से फॉर द वेलकम एड्रेस। नमस्कार श्रीनिवास साहब का और भुवनेश जी का, और हमारे जो VLE जुड़े हुए हैं उन सबों का। ये कार्यक्रम जो था बेसिकली CP ग्राम का CSC से लिंकेज जून 2022 में शुरू हुआ और बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है। और लगभग इसमें अब तक 5.25 लाख के लगभग ग्रीवांसेज आए और लगभग 64,000 VLE इसमें इंगेज है। ईयर बाई ईयर भी डाटा जब देखेंगे ब्यौरा तो काफ़ी अच्छा है। पहले काफ़ी कम था, लगभग 48,000 ही ग्रीवांसेज आए थे। सेकेंड ईयर 23-24 में लगभग 2,72,000 हो गए और अब पिछले साल 1,76,000। और जहाँ तक जो हम लोगों ने डाटा देखा, जो CSC के थ्रू जो मैक्सिमम ग्रीवांसेज आ रहे हैं उसमें UIDAI के ग्रीवांसेज काफ़ी हैं रिगार्डिंग देयर अपडेशन, इनरोलमेंट, जो ऑनलाइन की प्रॉब्लम्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स जो शामिल करने हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स है उसमें जो दिक्कतें आती हैं। इस संदर्भ में हमारे कुछ VLEs इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं जो कि अपना जो भी उनके मुद्दे हैं वो रखना चाहेंगे और हम कोशिश करेंगे कि उन मुद्दों को किस एक हद तक रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से आज के कार्यक्रम का कॉन्टेक्स्ट सेट किया। अब मैं अनुरोध करना चाहूँगा श्रीनिवास सर से कि वह हम सभी को एड्रेस करें। हाँ दीक्षांत जी, थैंक यू वेरी मच। आज मैं इस कार्यक्रम में भुवनेश जी का स्वागत करूंगा। पिछले 3 वर्षों से हर महीने 20 तारीख के आसपास CSC और CP ग्राम्स दिवस मनाया जाता है। इसमें DRPG हमेशा एक डिपार्टमेंट के ग्रीवेंसेस टेकअप करता है और उसके बारे में इस फेसबुक लाइव सेशन में डिस्कशंस होते हैं। आज यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के CEO हमारे साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं और UIDAI के ग्रीवेंसेस के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ये CSC कोलैबोरेशन DRPG के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ग्रामीण इलाकों में, सुदूर इलाकों में जहाँ सिटीजन्स को ग्रीवेंस फाइल करने पड़ते हैं, उसको इंटरनेट रिच और इंटरनेट पुअर के बीच में जो गैप है उसको ब्रिज करने के लिए CSC एक बहुत अहम भूमिका निभा रहा है। और पिछले 3 वर्षों से जो लगातार CSC CP ग्राम्स डे जो मनाया जा रहा है, इसमें भारी तादाद में क्वेश्चंस भी आते हैं, पार्टिसिपेशन भी बहुत हाई रहा है और बहुत एनकरेजिंग रिस्पॉन्स रहा है। आज मैं आपके सामने एक छोटा सा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन रखना चाहूँगा कि किस प्रकार से CSC के माध्यम से UIDAI के ग्रीवेंसेस हम लोग हैंडल किए।
नेक्स्ट प्लीज। जैसे आपको विदित है और बीके सिंह जी ने बताया है कि सीपी ग्राम्स आज की तारीख में कॉमन सर्विस सेंटर्स के माध्यम से 5 लाख से भी ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर्स के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है और इसी वर्ष में करीब 18,756 ग्रीवेंसेस यूआईडीएआई के बारे में सीपी ग्राम्स पर प्राप्त हुए हैं और ज्यादातर ये आधार रिलेटेड ग्रीवेंसेस हैं जिसके कैटेगराइजेशन के बारे में सीईओ साहब बताएंगे और आगे भी एक आध स्लाइड में मैं भी और विस्तृत विवेचन करूंगा। और सीएससी के माध्यम से करीब 35,653 ग्रीवेंसेस पिछले 6 महीने में इस वर्ष प्राप्त हुए हैं और इनमें से 1320 ग्रीवेंसेस यूआईडीएआई के हैं और ग्रीवेंसेस सारे स्टेट से प्राप्त हो रहे हैं पर कुछ स्टेट्स हैं जिनमें से ज्यादातर ग्रीवेंस आए हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा, झारखंड और वेस्ट बंगाल। इन 5 राज्यों से ज्यादातर ग्रीवेंस आए हैं और अगर आप महीनेवार भी आप देखना चाहेंगे तो लगभग 6000 ग्रीवेंसेस पर मंथ सीएससी के माध्यम से सीपी ग्राम्स पोर्टल पर रिसीव हो रहा है। नेक्स्ट प्लीज। जो जेंडर ब्रेकअप अगर देखते हैं तो ये देखा गया कि 71% ग्रीवेंसेस मेल्स फाइल कर रहे हैं और 29% पब्लिक ग्रीवेंसेस फीमेल्स द्वारा लॉन्च किए जा रहे हैं और इसका ब्रेकअप भी सिमिलर है एज कंपेयर्ड टू द ग्रीवेंसेस बीइंग फाइल्ड। नेक्स्ट। इन राज्यों से ज्यादातर ग्रीवेंस प्राप्त हो रहे हैं और जिन राज्यों में सीएससी ज्यादा सक्रिय हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब, ओडिशा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, इन सीएससी के माध्यम से सबसे ज्यादा पब्लिक ग्रीवेंसेस प्राप्त हो रहे हैं। 1-2 महीने ऐसे भी थे जब आसाम के माध्यम से, आसाम स्टेट के सीएससी के माध्यम से लाखों तादाद में ग्रीवेंसेस एक महीने में आए थे, खास करके प्रधानमंत्री आवास योजना के संबंध में। वो ग्रीवेंसेस अब कम हुए हैं और उसमें रूट कॉज एनालिसिस को देखते हुए पॉलिसी अमेंडमेंट्स भी कर दिए गए थे, तो जो ग्रीवेंसेस प्रधानमंत्री आवास योजना के आते थे वो कम हुए। नेक्स्ट प्लीज। जो यूआईडीएआई के संबंधित हैं, यूआईडीएआई के माध्यम से जो ग्रीवेंसेस सीपी ग्राम पोर्टल पे आ रहे हैं, इनमें थोड़ा बढ़ोतरी दिख रहा है। जब हमने साल की शुरुआत किया था तो 3000 ग्रीवेंस आते थे रिसीट्स और 2751 डिस्पोजल था, वो अब थोड़ा बढ़कर 3758 रिसीट्स हैं और 3380 डिस्पोजल हैं। पर आप देखेंगे तो टोटल पेंडेंसी जो रहा है ये 2000 से घट के 1654 ग्रीवेंसेस पर पेंडेंसी रहा है। नेक्स्ट प्लीज। जो एवरेज ग्रीवेंस रिड्रेसल टाइम है ये काफी कम हो गया है, 14 दिवस के अंतर्गत ग्रीवेंसेस डिस्पोज हो रहे हैं और यूआईडीएआई का जो ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम है भारत में उत्कृष्ट ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम्स माना जाता है और ये अगर आप देखेंगे कि यूआईडीएआई के जो ग्रीवेंसेस मंथ ऑन मंथ आ रहे हैं, इसमें सीएससी के माध्यम से जो आ रहे हैं वो लगभग स्टेबल है, इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं दिख रही। नेक्स्ट प्लीज। किस कैटेगरीज में यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी के बारे में ग्रीवेंसेस प्राप्त हो रहे हैं? यूआईडीएआई एक ऐसा संस्था है जो आधार, जो हर नागरिक के पास आधार कार्ड रहता है और उसके आधार का जो सुपरवाइजरी ओवरसाइट यूआईडीएआई के पास है। तो नॉन अपडेशन ऑफ आधार, जिसमें सबसे ज्यादा ग्रीवेंसेस प्राप्त हो रहे हैं, फिर नॉन एनरोलमेंट, नॉन जनरेशन ऑफ आधार, फिर आधार नंबर रिलेटेड इश्यूज, आधार अपडेट्स, एनरोलमेंट सेंटर और ऑपरेटर रिलेटेड इश्यूज और कुछ मिसलिनियस एक्टिविटीज और आधार नंबर डीएक्टिवेटेड के बारे में भी प्राप्त हो रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। किन जिलों से ग्रीवेंसेस आ रहे हैं? और ये देखा गया कि आधार रिलेटेड ग्रीवेंसेस उत्तर प्रदेश में उन्नाव, गोरखपुर, अलीगढ़, कासगंज और नोएडा अक्रॉस द स्टेट इन जिलों से अधिकतम प्राप्त हो रहे हैं। सिमिलरली मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर, सागर, शिवपुरी, भिंड और उदयपुर से आधार रिलेटेड ग्रीवेंसेस आ रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज।
इसी प्रकार से वेस्ट बंगाल में मुर्शिदाबाद, ईस्ट बर्धमान, नॉर्थ 24 परगनास, साउथ 24 परगनास और ईस्ट मेदिनीपुर तथा आंध्र प्रदेश में नंदयाल, गुंटूर, वेस्ट गोदावरी, ईस्ट गोदावरी और वाईएसआर कड़पा जिलों से आधार रिलेटेड ग्रीवेंसेस सीपी ग्राम्स पोर्टल पर प्राप्त हो रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। जो नॉन अपडेशन ऑफ आधार के हैं ये ग्रीवेंसेस सबसे ज्यादा हैं और नॉन एनरोलमेंट और नॉन जनरेशन ऑफ आधार के भी काफी ग्रीवेंसेस आ रहे हैं। तो सभी को ये मैसेज देना है कि आधार पे आप एनरोल करिएगा और आधार एनरोलमेंट सेंटर्स और ऑपरेटर रिलेटेड इश्यूज को त्वरित गति से आप निस्तारण करिएगा। नेक्स्ट प्लीज। मैं एक या दो सक्सेस स्टोरीज आपके सामने प्रेषित करना चाहता हूं। जो डिले इन प्रोसेसिंग ऑफ आधार एनरोलमेंट का ये ग्रीवेंस है शशिपाल सिंह जी का, जो लखनऊ के रहने वाले हैं। इन्होंने ग्रीवेंस रेज किया था, खास करके इनको रिप्लाई आ रहा था कि अंडर प्रोसेस हैं और सीपी ग्राम्स पोर्टल सीएससी के माध्यम से जब प्राप्त हुआ तो इसका त्वरित गति से निस्तारण भी हो गया है। इसी प्रकार से आधार पीवीसी कार्ड डिलीवरी में ग्रीवेंस प्राप्त हुआ था हरदीप सिंह जी का और ये भी ग्रीवेंस त्वरित गति से इनको निस्तारण हुआ और इनको पीवीसी कार्ड इंडिया पोस्ट के माध्यम से प्राप्त हो गया है। नेक्स्ट प्लीज। ये दोनों ग्रीवेंस भी 20 दिन के अंदर प्राप्त हो गए हैं और जो समय सीमा निर्धारित किया गया है उस समय सीमा के अंतर्गत ही आधार रिलेटेड ग्रीवेंसेस डिस्पोज हो रहे हैं। जिस प्रकार से मैंने कहा था, भारत में कई ग्रीवेंस पोर्टल्स चलते हैं और कई मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स में पब्लिक ग्रीवेंसेस प्राप्त हो रहे हैं। उन सब में से यूआईडीएआई का जो ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम है ये उत्कृष्ट माना गया है और जो जीआरएआई हम हर महीने पब्लिश करते हैं विभाग की तरफ से, उनमें यूआईडीएआई कई महीनों से टॉप परफॉर्मर के रूप में रहा है। तो ये मैं आपसे बताना चाह रहा था। अगर आपकी कोई क्वेश्चंस हैं तो सीईओ साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज वो उनके प्रश्नों का भी जवाब देंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। और जैसे सर ने कहा, आई थिंक द नंबर्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स। तो बहुत ही अच्छे तादाद में हमारे पास ग्रीवेंसेस आते हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि वो सॉल्व किए जाते हैं और सारे जो आपके इश्यूज हैं वो सीएससी के माध्यम से अब धीरे धीरे, हम तो यही चाहेंगे कि ग्रीवेंसेस जल्दी से जल्दी इनका नंबर कम रहे और एकदम ही खत्म हो जाए। तो आगे बढ़ते हैं और यूआईडीएआई के जो सीईओ हैं हमारे साथ भुवनेश सर भी मौजूद हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा हम सभी को एड्रेस करने के लिए। धन्यवाद दीक्षांत जी। आदरणीय श्रीमान श्रीनिवास जी, सचिव डीआरपीजी, श्री बीके सिंह जी, ग्रुप प्रेसिडेंट, और दीक्षांत जी और मेरे साथ जुड़े हुए सभी वीएलई भाइयों और बहनों, मैं सबसे पहले सीएससी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने आज मुझे यहाँ आमंत्रित किया है और ये अवसर दिया है कि आपके साथ सीधे कुछ मुद्दों पर बातचीत की जा सके और आपसे जो फीडबैक मिले उससे हम अपने यूआईडीएआई के तंत्र को जो है और अधिक मजबूत कर सकें। मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं श्री वी श्रीनिवास जी को कि उन्होंने यूआईडीएआई के सिस्टम के बारे में आपको बताया है और किस प्रकार से ग्रीवेंसेस को हम हैंडल करते हैं। मैं बहुत थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहता हूं जिससे आपको यूआईडीएआई के स्केल के बारे में कुछ अंदाजा हो सके। अभी तक पूरे भारतवर्ष में लगभग 142 करोड़ आधार जनरेट हो चुके हैं। अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो 18 वर्ष से अधिक के लगभग सभी लोग सैचुरेट हो गए हैं। 5 से 18 वर्ष के बीच में ये संख्या 98% है और जिनकी आयु 5 वर्ष से कम है वहाँ पर अभी कुछ लोग छूटे हुए हैं जिनके आधार नहीं बने हैं। हमारे पास प्रतिदिन लगभग 75,000 नई रिक्वेस्ट आती हैं आधार जनरेट करने के लिए, जिनमें से 2% रिक्वेस्ट अडल्ट यानी कि 18 वर्ष से ऊपर के आयु के लोगों की होती हैं और इनको आधार नया देने से पहले हम लोग एक सत्यापन के लिए राज्य सरकार के जो पोर्टल है वहाँ पर भेजते हैं, क्योंकि हमें कई बार ये शिकायतें मिली कि ऐसे लोगों ने आधार बनवा लिए हैं जिनको आधार नियमतः नहीं मिलना चाहिए था। इसलिए अब 18 वर्ष से ऊपर के जितने भी नए आधार होते हैं उनको हमारे सिस्टम में आधार जनरेट करने से पहले एक बार उसका भौतिक सत्यापन
राज्य सरकार के माध्यम से करा जाता है और इसके लिए 90 दिन की अतिरिक्त अवधि इसलिए रखी गई है। इसके बाद हमारे पास 5 से 18 वर्ष के बीच में लगभग 22% एप्लीकेशंस आती हैं और जो 74% एप्लीकेशन बची हुई हैं वो 0 से 5 वर्ष के आयु के बच्चों के नए आधार के लिए आती हैं। इसके अतिरिक्त अपडेट, जैसा कि महोदय ने आपको प्रेजेंटेशन में दिखाया कि सबसे ज़्यादा शिकायतें जो है उससे संबंधित हैं। हमारे पास प्रतिदिन 7.5 लाख अपडेट की रिक्वेस्ट आती हैं, यानी कि इस प्रकार अगर हम दोनों को जोड़ दें तो लगभग 8.25 लाख आवेदन हमारे पास प्रतिदिन प्राप्त होते हैं। इसके अलावा हमारा एक बहुत बड़ा काम है ऑथेंटिकेशन, जिसमें आप जब पेमेंट करते हैं तो आपके पास OTP आता है। जब लोग राशन की दुकान पर राशन लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ उनका सत्यापन होता है। लोग जीवन प्रमाण से पेंशनर्स अपना सत्यापन करते हैं, सरकारी अधिकारी अपनी अटेंडेंस लगाते हैं, ई-फाइल पर हम साइन करते हैं, ई-साइन का उपयोग करते हैं। इन सब में आधार ऑथेंटिकेशन होता है और इनकी संख्या लगभग 9 करोड़ प्रतिदिन होती है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि आधार का जो स्कोप है वो काफ़ी बृहद और विस्तृत है। लाजमी है कि ऐसे में कुछ ना कुछ क्वेरीज और ग्रीवांसेस भी जनरेट होंगी। तो हमने इसके लिए 7 चैनल बनाए हुए हैं, जिसमें सबसे पहला हमारी हेल्पलाइन है 1947 1947। ये बहुत आसान भी है याद रखना। तो 1947 पर जो हमारे पास ग्रीवांस आती हैं और जो क्वेरीज आती हैं उनका हम उत्तर देते हैं। इसी प्रकार से ईमेल के माध्यम से, SMS के माध्यम से, लेटर के माध्यम से, हमारे पास RO ऑफिस में वॉक इन के माध्यम से भी क्वेरीज और ग्रीवांसेस दोनों आते हैं। प्रतिदिन आने वाली क्वेरीज की संख्या 1,54,000 है, जो महीने में लगभग 48 लाख क्वेरीज आती हैं हमारे पास और इनमें से लगभग 3,84,000 शिकायतों के रूप में कन्वर्ट होती हैं। बाकी सबका क्वेरीज के रूप में उत्तर दिया जाता है। तो आप देखेंगे कि 48 लाख में से 3,84,000 लगभग जो है वो 9% के आसपास रह जाता है। 91% प्रश्नों के उत्तर जो है सीधे ही दे दिए जाते हैं। उसके पश्चात जो 9% शिकायतें हमारे पास बची 3,84,000, उनका हम विभिन्न माध्यमों से निस्तारण करते हैं और उनके उत्तर देते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे मामले रह जाते हैं जिनमें थोड़ा समय ज़्यादा लग जाता है और लोग अपना जब उनको समाधान नहीं मिलता है तो फिर वो CP ग्राम, जो कि एक बहुत सशक्त माध्यम है शिकायतों के निस्तारण का, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है और DRPG इसको संचालित करता है। तो इस सशक्त माध्यम से हमारे पास जब शिकायतें प्राप्त होती हैं तो उनको भी हम टॉप प्रायोरिटी पर देखते हैं और हमारा प्रयास ये रहता है कि हम उसे किसी भी प्रकार से 15 दिन के अंदर अंदर निस्तारित कर दें। बहुत सारे लोग हमारे देश में ऐसे हैं जिनके पास सीधे इंटरनेट की सुविधा नहीं है, जिनके पास अपने स्मार्ट मोबाइल फ़ोन नहीं है, उनके पास कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप नहीं है, इसलिए वो ऐसे माध्यमों को सीधे एक्सेस नहीं कर पाते हैं और ऐसे में भूमिका आती है CSCs की। और जो CSC VLEs हैं ये सुविधा उनको उपलब्ध कराते हैं, जिससे कि उन लोगों की पहुंच सीधे केंद्रीय संस्थानों तक पहुंच बन पाती है जो वैसे इनसे वंचित रह जाते हैं। तो इसलिए CSC एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है शिकायतों को उच्च स्तर तक पहुंचाने में। तो मैं CP ग्राम्स और CSC दोनों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और भूरी भूरी प्रशंसा भी करना चाहूँगा कि उनकी वजह से ये संभव हो पाता है कि शिकायतें सीधे हम तक पहुँच पाएँ। और इस प्रकार के कार्यक्रम आप आयोजित करते हैं जहाँ सीधे जो भी लोग इससे जुड़े हुए हैं और उनके सामने जो शिकायतें आ रही हैं उनके साथ हमारा संपर्क कराते हैं और इस संपर्क के माध्यम से हम लोग उनसे फीडबैक ले सकते हैं, उनसे जानकारी ले सकते हैं। जो हमारे पास जानकारी है हम उनको दे सकते हैं। हो सकता है उनकी कई शंकाओं का समाधान हम कर पाएँ और उनके माध्यम से जो फीडबैक मिले उससे हम अपने सिस्टम को और मजबूत करें और सशक्त बनाएं, जिससे कि हम आम जनता की समस्याओं का समाधान शीघ्रता से कर सकें। मैं इस क्षण पर अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और यदि कोई प्रश्न होंगे तो मैं उनके उत्तर देने में हर्ष महसूस करूँगा। धन्यवाद सर, और आप और आपकी पूरी टीम का मुबारकबाद देना चाहेंगे अद्भुत काम के लिए। और CSC के जो VLEs हैं जो देश भर में मौजूद हैं वो भी एक उम्दा काम कर रहे हैं। तो हम जबकि जैसा कहते हैं कि आधार मेरी पहचान, तो आधार हम सबकी पहचान है और उस पहचान को बनाने में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम आपके साथ हैं
तो आपके क्वेरीज, आपके प्रॉब्लम्स को हम ज़रूर सॉल्व करेंगे। तो मैं सभी गेस्ट को बताना चाहूँगा कि बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे साथ कुछ चुनिंदा वीएलईज़ जुड़े हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं सीपी ग्राम से रिलेटेड, तो उनसे मैं आप सभी से बातचीत करवाना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको लेकर देना चाहूँगा वेस्ट बंगाल से हमारे साथ विश्वजीत चक्रवर्ती जी जुड़े हैं। विश्वजीत जी नमस्कार, आप सुन पा रहे हैं हमें? नमस्कार सर। तो विश्वजीत जी सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए और हमारे साथ जो हमारे गेस्ट जुड़े हैं उनसे आपका कोई सवाल है, आप अपना सवाल रख सकते हैं। बिल्कुल सर, मेरा नाम है विशेष चक्रवर्ती, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, ईस्ट मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट। जो मैं बहुत बहुत दिन से काम कर रहा हूँ सीपी ग्राम्स पोर्टल पर। सीपी ग्राम्स पोर्टल पे साथ मेरा अनुभव अच्छा रहा है। पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज करना प्रक्रिया आसान है। ज़्यादातर मामलों में निर्धारित समय से पहले शिकायत का समाधान मिल जाता है। नागरिक सेवा के क्षेत्र में इसे मैं एक प्रभावी माध्यम मानता हूँ सर। सो विश्वजीत जी किस तरीके की इश्यूज आते हैं जनरली? सर मेरे पास आते हैं आधार डीएक्टिवेट, लॉस्ट आधार नंबर और रॉन्ग अपडेटेड केस आता है। अच्छा, तो इन तीनों की संख्या ज़्यादा रहती है जो आपके हाँ पास सर। समस्या आती है, तो और कितने दिन में समाधान हो जाता है इनसे? 7 दिन के अंदर समाधान हो जाता क्या कोई सवाल है जो आप श्रीनिवास सर से या भुवनेश सर से करना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे उनसे? है। हाँ सर, एक सवाल है। मैंने 2 दिन पहले सीपी ग्राम्स पोर्टल पर एक शिकायत दर्ज किया था। कस्टमर के पास ईआईडी है लेकिन आधार नंबर नहीं है। 24 घंटे के अंदर रिप्लाई आ चुका है यूआईडी की तरफ से, थैंक्स टू यूआईडीआई। तो उसमें रिप्लाई ये बताया गया है कस्टमर के पास वैध आधार नंबर मौजूद है, लेकिन जो अंतिम 4 संख्या का आधार का जो 4 संख्या अंतिम का होता है वो दिया गया है, लेकिन पूरा आधार नंबर नहीं दिया गया है मेरे को। और उस रिप्लाई में बताया गया है कस्टमर की अपने बायोमेट्रिक अपडेट करना जरूरी है। मेरी सवाल है कस्टमर के पास जब आधार नंबर नहीं है तो कहाँ से करेगा वो बायोमेट्रिक? और सो जी। जैसा कि आपने प्रश्न किया है हाँ कि सर। अगर ईआईडी उसके पास उपलब्ध है तो हाँ हमारे माई आधार पोर्टल पर आप जाकर ईआईडी डालकर वहां से पूरा आधार नंबर ले सकते हैं। कोई भी आधार नंबर होल्डर, अगर उसे किसी प्रकार की कठिनाई आ रही है तो हमारा जो रीजनल ऑफिस है वहां पे जाएंगे तो वो उनकी मदद वहां पे कर देंगे। ईआईडी से उनको फुल आधार नंबर देंगे और उनको जो बायोमेट्रिक अपडेट करना है वो किसी भी सेंटर पर, जो भी आधार सेवा केंद्र हैं या हाँ अन्य सर। आधार ऑपरेटर हैं, उनके पास जाके बायोमेट्रिक अपडेट कर सकते हैं। जी सर, लेकिन कस्टमर का बहुत गरीब है तो वो हम लोग का जो नियरेस्ट यूआईडी ऑफिस है वो कलकत्ता में है, बहुत डिस्टेंस पड़ता है, इसलिए मेरे क्या पास आ रहा है। उनके पास में क्या मोबाइल नंबर है या उनका मोबाइल आधार नहीं, से जुड़ा हुआ है? नहीं सर। अगर आधार से जुड़ा हुआ होगा तो उनके आधार पे मोबाइल नंबर पे हम मैसेज दे सकते हैं। नहीं सर, मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा हुआ है। मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा हुआ है तो आप नहीं हमें सर। ईआईडी नंबर दीजिए, हम आधार नंबर देख के डिटेल उपलब्ध कराएंगे आपको जो है। ओके सर, अभी दे सकता है? विश्वजीत हाँ जी आप एक ईमेल भी डाल दीजिएगा हमें, आप तो सीएससी के ओके। माध्यम से दे सकते हैं, दे सकते हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल दोबारा मैं कर दूंगा। थैंक यू सर। हैं। जी। और कोई सवाल आपका या और कुछ कोई सुझाव आपका हो तो आप रखना चाहते हैं? हाँ सर, जो लाइव चैट होगा तो अच्छा रहेगा तुरंत। और जीपी ग्राम्स पोर्टल पर लाइव चैट होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बहुत से सारे सवाल है जो नहीं है। लाइव चैट होना मेरे को लगता है आसान आसान हो सकता है। अभी हम जी। लोगों ने एक एआई चैटबॉट शुरू किया है और उसको और हाँ अधिक सवाल उसमें डाल के और उसको विकसित कर रहे हैं, जिससे कि अधिकांश प्रश्नों का उत्तर जो है उस चैटबॉट के माध्यम से ही मिल सके आपको। जी सर। सो धन्यवाद विश्वजीत जी, और इसी तरीके से अच्छा काम आप करते रहिए। और जो केस आपने बताया इसकी ईमेल हमें ज़रूर डालिएगा ताकि हम इसका सही आपको सोल्यूशन लेकर
UIDAI टीम से आपको सोल्यूशन दें उसका। सर आगे बढ़ते हुए हमारे साथ अरुण चौहान जी हैं बनारस यूपी से। अरुण जी नमस्कार। सर आप सभी को सादर प्रणाम सर और धन्यवाद। CSC के माध्यम से सर आधार की सेवा आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर CP ग्राम्स के माध्यम से करीब करीब सारी समस्याएं समाधान हो जाता है कस्टमर का। मेनली जो UIDAI की जो समस्या पड़ती है यही सबका लॉस्ट, डीएक्टिवेट या फिर आधार नंबर जो पिछले वीएलई ने बताया, मेन कॉमन समस्या यही CP ग्राम पे सब दी जाती है और करीब करीब सबका समाधान भी होता है। लेकिन वो जो गरीब वीएलई हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है, जिनके पास मतलब हर तरह की सुविधा होती है, उनके लिए ये समस्या बार बार पड़ती है। इस कारण हम लोग CP ग्राम्स पे ये ज़्यादा लॉस्ट, डीएक्टिवेट, कैंसिल्ड ये ज़्यादा हम लोग वो करते हैं, रजिस्टर करते हैं ग्रेवियंस। और सर जो आधार सेंटर खुले हैं वहाँ पे इतनी भीड़ होती है कि अपॉइंटमेंट भी लेने में सर हम लोग को करीब करीब 2-3 दिन मतलब आम लोगों को लग जाते हैं। अगर CSC के माध्यम से कम बायोमेट्रिक ही अगर उपलब्ध हो जाता तो हमें लगता है उनके लिए बहुत आसान होता है। जो बेचारे लाइन में लगे हैं, गरीब बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं सर। जी ये मतलब एक सजेशन था, अगर होता तो हमारे ख्याल से वहाँ भीड़ थोड़ी घटती, क्योंकि हमारे जो पास में UIDAI की मेन ऑफिस है वहाँ इतनी भीड़ होती है सर कि कभी कभी अपॉइंटमेंट नहीं मिलता, 2-2 दिन बाद का अपॉइंटमेंट मिलता है। और जो स्कूल के बच्चे हैं उनको स्कूल ब्रेक करके तब जाना पड़ता है, या ऑफिस वाले हैं तो उनको, तो मुझे लगता है अगर ये थोड़ी सुविधा मिल जाती CSC के माध्यम से थोड़ा अच्छा होता। भुवनेश्वर जो पिछले वीएलई ने भी हमें बताया। है। जी जी पहला बिंदु आपने डीएक्टिवेट आधार के संबंध में उठाया। डीएक्टिवेट आधार होने के 3 कारण हैं। पहला ये है कि व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और उसके मृत्यु की सूचना हमको रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया या स्टेट के चीफ रजिस्ट्रार के माध्यम से प्राप्त हुई है, उनका डेथ रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है। ऐसे लगभग 1,17,00,000 आधार जो है डीएक्टिवेट किए गए हैं। दूसरा महत्वपूर्ण कारण होता है कि हमको लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी या पुलिस के माध्यम से ये सूचना मिली कि ये लोग इलीगल इमिग्रेंट्स हैं और इन्होंने आधार बनवा लिया है, इसलिए इनका आधार डीएक्टिवेट किया जाए। और तीसरे कारण होते हैं जब लोगों ने किसी प्रकार के ऐसे डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं जो बाद में जांच करने पर फ्रॉड निकलते हैं, तो ऐसे लोगों के आधार डीएक्टिवेट कर दिए जाते हैं। उनको अपना आधार एक्टिवेट करने के लिए तीसरी कैटेगरी का, पहली और दूसरी कैटेगरी के आधार फिर से एक्टिवेट नहीं होते हैं। अगर डेथ हो गई है तो एक्टिवेट नहीं होगा, अगर इलीगल इमिग्रेंट है और गलत तरीके से लिया है तो उसका आधार भी एक्टिवेट नहीं होगा। तीसरी कैटेगरी के लोगों को एक अवसर मिलता है कि वो सही डॉक्यूमेंट के साथ में, या अगर उन्होंने बायोमेट्रिक में कुछ गड़बड़ की है तो अपने सही बायोमेट्रिक के साथ दोबारा आधार सेंटर पर जाकर अपना अपडेट कराएं, पूरा फुल अपडेट कराएंगे तो उनका आधार एक्टिवेट हो जाता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आधार के संदर्भ में काफ़ी लोगों ने कई प्रकार के फ्रॉड करने के प्रयास किए हैं, इसलिए सिस्टम को धीरे धीरे और सख्त बनाया गया है। बल्कि अभी हमारी कल ही एक अथॉरिटी की मीटिंग हुई है, हमने कई प्रकार के ऐसे अभिलेख जिनका हम ऑनलाइन सत्यापन नहीं कर पाते थे, उन अभिलेखों को अब हमने हटाया है। उसका कारण ये है कि इन्हीं में सबसे ज़्यादा गड़बड़ी होती थी और उसी के कारण जो है सबसे ज़्यादा असुविधा भी होती थी। तो हमने ऐसे अभिलेखों को रखने की कोशिश की है कि हम उनका ऑनलाइन सत्यापन कर पाएँ। उदाहरण के तौर पर जन्म प्रमाण पत्र, अब UIDAI के पास में सभी के सभी 36 जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन सब के रजिस्ट्रार जो बर्थ और डेथ के हैं, उनका ऑनलाइन एक्सेस मिल चुका है और API के माध्यम से हम वेरिफिकेशन कर सकते हैं। इसी प्रकार से पासपोर्ट वेरिफिकेशन कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस वेरिफिकेशन कर सकते हैं, पैन वेरिफिकेशन कर सकते हैं। लगभग 20 राज्यों में जो मार्कशीट हैं CBSE, ICSE और स्टेट बोर्ड की, उनका सत्यापन हम कर सकते हैं। तो जितने सत्यापन योग्य दस्तावेज हैं हम उनको अधिक प्रमुखता दे रहे हैं और उनका सत्यापन करते हैं। गड़बड़ी पाए जाने पर ही उसको डीएक्टिवेट किया जाता है, और अगर उसके साथ में मोबाइल नंबर एसोसिएटेड है तो मैसेज भी भेजा जाता है कि आपका डीएक्टिवेट कर दिया गया है, आप फिर से अपने दस्तावेजों का सत्यापन कराकर जो है इसे आप ठीक कराएं। उत्तर प्रदेश में अभी हमने 3 दिन पहले पंचायती राज विभाग को रजिस्ट्रार नामित किया है। उनका आवेदन आया था और पंचायती राज विभाग को रजिस्ट्रार बनाने का प्रभाव ये होगा
कि उनके हर ग्राम पंचायत में एक ऑपरेटर पंचायत राज विभाग के अधीन जो काम करते हैं और उनके पास कंप्यूटर भी उपलब्ध है। तो अब इससे हर ग्राम पंचायत में पंचायत राज विभाग का सरकारी कर्मचारी ही वो आधार ऑपरेटर के रूप में कार्य कर सकेगा ग्राम पंचायत के सचिवालय में। तो उनके प्रदेश में लगभग 56,000 ग्राम पंचायतें हैं और पहले फेज में जो है वो लगभग 10,000 के आसपास और फिर धीरे धीरे बढ़ा के हर ग्राम पंचायत स्तर पर जाएंगे। तो इस प्रकार से ये सुविधा ग्राम स्तर पर उपलब्ध हो पाएगी। उत्तर प्रदेश में ये समस्या हम काफी हद तक हल कर पाएंगे। अन्य प्रदेशों से भी हमने किया है कि वो अपने रजिस्ट्रार्स बढ़ाएं, क्योंकि ये रजिस्ट्रार जो है राज्य सरकार के होते हैं। कहीं कहीं स्वास्थ्य विभाग रजिस्ट्रार हैं, कहीं महिला बाल कल्याण विभाग हैं, कहीं उनके आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट रजिस्ट्रार हैं, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट रजिस्ट्रार हैं। तो जो भी रजिस्ट्रार हैं उनको अपने ऑपरेटर्स की संख्या बढ़ानी होती है। हमारे जो सेंट्रल रजिस्ट्रार हैं जिनमें बैंक शामिल हैं खासतौर पे, और जो पोस्ट ऑफिस हैं, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, उनके भी आधार ऑपरेटर की संख्या में वृद्धि हुई है। लेकिन जैसा कि जनसंख्या में वृद्धि हुई है और आधार में अपडेट करने के लिए आदमी को अक्सर आवश्यकता पड़ती है, और मैंने बताया कि हम दिन भर में करीब 7.5 लाख और साल भर में करीब 25 करोड़ से अधिक अपडेट्स करते हैं और 75,000 प्रतिदिन नए एनरोलमेंट, यानी कि साल भर में 2.25 करोड़ नए आधार बनाते हैं। तो इनको देखते हुए हमने करीब करीब 1 लाख ऑपरेटर्स को पूरे प्रदेश में पूरे भारतवर्ष में अधिकृत किया हुआ। तो इस प्रकार से हमारी कोशिश होती है कि लोगों को बहुत अधिक दूरी तय ना करनी पड़े। कुछ संख्या में CSCs को भी इसमें दिया गया है, लेकिन सारे CSC को, जो कि जिनकी संख्या 5,64,000 है, आधार ऑपरेटर बनाया जाना संभव नहीं हो पाया है। ये पिछला अभी सम्मेलन हुआ था CSC का, उस समय भी हमने इस बात को जो आपके CEO साहब हैं उनके सामने भी रखा था। आशा है आप मेरी बात से संतुष्ट होंगे। जी जरूर सर, पूरा संतुष्ट हो सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जी धन्यवाद सर। तो अरुण जी और बाकी सभी लोगों को बताना चाहेंगे कि जो प्रॉब्लम थी, जो दूर जाना पड़ता है, तो आई थिंक उसी के लिए भुवनेश सर ने बताया कि रजिस्ट्रार की नंबर्स बढ़ जाएगा, बढ़ रहे हैं और अन्य स्टेट्स में भी ये जल्दी ही इम्प्लीमेंट होगा। तो जो डिस्टेंस की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो धन्यवाद सर, और धन्यवाद अरुण जी, इसी तरीके से अच्छा काम करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ते हुए अब मैं आपकी बातचीत कराना चाहूँगा सुभाष चंद्रा जी से, जो वेस्ट बंगाल से हैं। सुभाष जी नमस्कार। नमस्कार सर। सुभाष मैं जी सुभाष पहले चंद्र तो गिरी। जी सर अपनी बताइए। बात रखिए। नहीं, मैं तो आपका स्वागत सर कर रहा था और ये कह रहा था कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपनी बात रखिए, और किस तरीके के इश्यूज आते हैं या कोई सुझाव है तो आप हमारे गेस्ट से कर सकते हैं। हाँ सर बता रही हूँ। सर मैं सुभाष चंद्र गिरी हूँ, वेस्ट बंगाल से, पूर्व मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट। और सबसे पहले मैं भारत सरकार से जुड़े अधिकारी V श्रीनिवास सर, जो सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंस से है, और CEO UIDI के भुवनेश कुमार सर और BK सिंह सर को, और CSC के सभी ऑफिशियल्स को, और हमारे साथ जो जुड़े हैं और हमको जो देख रहे हैं, सबको मेरी तरफ से नमस्कार। सर मैं बताना चाहूंगा, आज के जो सेशन है वो आधार के ऊपर केंद्रित है। अगर हम आधार की एक वाक्य में कहे आधार के बात को, आधार इज द पार्ट ऑफ आवर लाइफ। क्योंकि आधार जो हमारे दिन शुरू होता है वो आधार से ही शुरू होता है। जो UPI ट्रांजैक्शन हो, गवर्नमेंट रिलेटेड की कोई सुविधा हो, और अदर ट्रांजैक्शन बैंकिंग रिलेटेड, सब कुछ ये आधार के साथ जुड़े हैं। तो हम ये कहना चाहेंगे आम नागरिकों को कि हाँ, आप आपका आधार हमेशा अप टू डेट करके रखिए। बायोमेट्रिक अप टू डेट हो, मोबाइल नंबर अप टू डेट हो, और जो अप टू डेट डेट ऑफ बर्थ हो, आपका कोई भी अप टू डेट करना हो तो उसको अप टू डेट करके रखिए। क्योंकि आधार ही एक जरिया है जहाँ से आप सब सुविधा ले सकते हैं। और सर हम ये कहना चाहेंगे, एक एग्जांपल देना चाहेंगे जो सक्सेस स्टोरी है। नाम है उसका, जिसका नाम है सर प्रकाश दोलोई है। जो उसका डेट ऑफ बर्थ का जो इशू था, डेट ऑफ बर्थ का जो लिमिट क्रॉस का इशू था सर, हमने उसका केस रजिस्टर किया था CP एग्जाम्स पोर्टल पे। उन्होंने एक बार रीजनल ऑफिस भी जा चुका था जो वेस्ट बंगाल पे है।
पर उसको मेल करने के लिए कहा और 1947 पे भी उन्होंने बातचीत किया, पर उसका सॉल्यूशन नहीं दिया गया था और सॉल्यूशन नहीं आ रहा था, तो उन्होंने मेरे साथ जुड़े और उसका केस रजिस्टर किया है सीपी ग्राम्स पोर्टल के थ्रू लगभग 6 मंथ पहले। तो जो उसका जो इशू था डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस होने का, उसका जो हमारा डॉक्यूमेंट दिया है डेट ऑफ बर्थ का बर्थ सर्टिफिकेट और ईआईडी का जो स्लिप था उसको अपलोड किया, पर यूआईडीआई के जो रीजनल ऑफिस है वहाँ पे रिप्लाई दिया था और उसको आधार को भी सॉल्व कर दिया गया था सर। जी सुभाष जी, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल आपने दिया। इसी तरीके से काम करते रहिए। और कोई सुझाव है या कोई प्रश्न है आपका भूमिश सर से तो आप पूछिए। नहीं सर, आप जो इशू आ रहा है जो डीएक्टिवेट आधार हो जा रहा है, तो इसका कोई सॉल्यूशन बताया जाए तो सर अच्छा होगा सर। ज्यादातर इशू आ रहा है कि डीएक्टिवेशन ऑफ आधार। आपका जिला कौन सा है? सर ईस्ट मिदनापुर है सर। अच्छा, ईस्ट मिदनापुर। देखिए, वेस्ट बंगाल में 4 जिलों में हमको खास तौर पे समस्या आई। उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, नदिया और मिदनापुर। इन जिलों में हमको ये प्रॉब्लम आई कि हमने जब इनका एनालिसिस करना शुरू किया तो हमें ऐसे ऑपरेटर मिले जिन्होंने एक महीने में 6-6 हज़ार एनरोलमेंट कर दिए। व्यवहारिक रूप से ये संभव नहीं है। इसका मतलब है वो काफ़ी गड़बड़ी कर रहे थे और ऐसे जी सर। ऑपरेटर्स को हमें डिसोसिएट करना पड़ा, ब्लॉक करना पड़ा और उनको हटाना पड़ा अपने सिस्टम से। अगर कोई व्यक्ति दिन भर में अगर अच्छा काम करता है तो लगभग वो 35-40 से ज़्यादा एनरोलमेंट नहीं कर सकता है, और महीने भर में अगर वो पूरे 30 दिन काम करे तो 1200 एनरोलमेंट कर सकता है। बट अगर कोई ऑपरेटर जिसने महीने में 6000 एनरोलमेंट किए हैं तो इसका अर्थ है कि उसने कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है। और जब एजेंसीज ने उनको चेक किया तो बहुत सारे लोग ऐसे पाए गए जो अधिकृत नहीं थे, जिन्होंने आधार प्राप्त किए। तो ऐसे कुछ आधार इन जिलों में विशेष रूप से डीएक्टिवेट हुए। तो आपको एक बार फिर से देखना होगा कि वो व्यक्ति जेन्युइन है और उनके पास में सही अभिलेख हैं। अगर वो जेन्युइन है और सही अभिलेख हैं तो उनके आधार एक्टिवेट हो सकते हैं। उनको आधार सेवा केंद्र या आधार ऑपरेटर सेंटर, दोनों में से किसी एक में भी, जो सीएससी के आधार सेवा केंद्र है और यूआईडीआई के द्वारा चलाए गए आधार सेवा केंद्र हैं और जो अधिकृत आधार ऑपरेटर्स हैं, उनके यहाँ जाएंगे तो उनके आधार एक्टिवेट होंगे। सर वो क्या री एनरोल करने में होगा सर एक्टिवेशन? जो एक बार कार्ड डीएक्टिवेट होता है वो री एनरोल नहीं हो सकता है, क्योंकि ये शायद आपको जानकारी होगी, और अगर नहीं है तो बल्कि बहुत सारे वीएलई भाई बहन जुड़े हुए हैं और उनको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी व्यक्ति का आधार जीवन में एक बार बन सकता है। क्योंकि आधार बनाने के लिए उसके फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं और जो उनकी आंखों का स्कैन है, जिसे आइरिस स्कैन कहते हैं, वो लिया जाता है, और जो चेहरा है वो लिया जाता है। ये 3 चीज़ें अगर साथ में हों और अगर इन तीनों को किसी भी और दूसरे व्यक्ति के साथ में मिलाया जाए तो ये तीनों चीज़ें कभी नहीं मिलती हैं। हर व्यक्ति की भिन्न होती हैं। इसलिए आधार जो है वो बायोमेट्रिक आइडेंटिटी है और यूनिक होती है। इसीलिए ही हमारी अथॉरिटी का नाम भी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। यानी कि एक व्यक्ति को एक बार एक ही आइडेंटिटी मिल सकती है, दोबारा उसे आइडेंटिटी नहीं मिल सकती है। इसी तरह से एक आधार भी दूसरे व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता है, एक आधार एक ही व्यक्ति का रहेगा। तो जो डीएक्टिवेटेड आधार है, अगर वो गड़बड़ से बना है तो या मृत्यु हो गई है तो एक्टिवेट नहीं होगा। लेकिन अगर किसी कारण से किसी गलत तरीके से बनवाया था और सही अभिलेख अभी ला के देते हैं तो हम ये अवसर देते हैं कि उस आधार को आप एक्टिवेट करा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सुभाष जी, और मुबारकबाद देते हैं आपके अच्छे काम के लिए। इसी तरीके से काम करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सर। तो जैसा सुभाष जी ने बोला कि आधार इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ नाउ। तो आगे बढ़ते हुए गणेश मंडल जी हैं हमारे साथ मुर्शिदाबाद से। गणेश जी नमस्कार, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। मैं वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद से बिलोंग करता हूँ। जी,
तो मैं सीपी ग्राम में यूआईडीए के लेके काम किया कुछ, उसमें सक्सेस भी हो गया कुछ, और एक जो है उसका सक्सेस अभी नहीं मिला। तो वो बहुत दिन से कोशिश कर रहा था। एक महिला है, उनका उम्र शायद 50 के आसपास होगा। तो बहुत बार आधार बना चुका है वो और एनरोलमेंट कर चुका है, मगर नहीं मिल रहा था। तो मैंने 2 3 4 बार मेल किया था, बहुत बार मेल किया था, शायद ज़्यादा ही होगा। तो उसमें एक एनरोलमेंट नंबर मुझे मिला था। तो उसको लेके मैंने तो मोबाइल नंबर तो रजिस्टर नहीं था, नहीं होगा। तो उसको लेके मैंने जो पीवीसी कार्ड ऑर्डर किया था, तो मिल गया था। तो उसको पूछने के बाद ऐसा मिला कि वो जो लोग का आधार मिला है, जिनका, वो एक पुरुष है और ये है एक महिला है, ठीक है। तो वो जो जिसका आधार बन चुका है, उसका दोनों हाथ ही नहीं था। तो ऐसा हुआ होगा कि वो पहले उनका जो हाथ नहीं था वो पहले गया होगा, उसको हाथ नहीं था, इसलिए इसका हाथ से उसका एनरोलमेंट करवा दिया गया। तो उनका अभी तक आधार नहीं बना, वो कैसे मिल सकता है? इसका एक समाधान है। आपको एक आप सीपी ग्राम्स पे फाइल कर सकते हैं, हम उसके माध्यम से ही इसको हल करेंगे। जिन लोगों के हाथ नहीं होते हैं या किसी कारण से दुर्भाग्यवश ईश्वर किसी के साथ ऐसा ना करे, या आंखें नहीं होती हैं, तो उनको एक बायोमेट्रिक एक्सेप्शन का प्रोसीजर है, उसके तहत एनरोलमेंट होता है। हम किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं करते हैं। बहुत नहीं सारे सर, लोग होते हैं, मेरा तो हम क्वेश्चन आधार लेते हैं। हाँ, मैं बताता हूँ, मैं आपकी बात पे आऊंगा, मैं आपकी बात का उत्तर दूंगा। तो उनका एनरोलमेंट हो सकता था, लेकिन उन्होंने गलती ये करी कि एनरोलमेंट उस प्रोसेस से ना करके किसी और का हाथ ले लिया है। जब किसी और का हाथ ले लिया होगा तो हमारे सिस्टम में जब वो चेक होगा तो वो हाथ किसी और के आधार में होगा। तो नेचुरल सी बात है कि जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर फिंगरप्रिंट्स एक बार आ गए हैं और दोबारा वो फिंगरप्रिंट आएंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। अब ऐसी परिस्थिति में इस आधार को कैंसिल करना होगा, और कैंसिल करने के बाद तब दोबारा री एनरोल हो पाएगा। इसको हमारी भाषा में कहते हैं ओमिशन। हम हटा देते हैं सिस्टम से, और सिस्टम से हटाने के बाद वो बायोमेट्रिक्स भी हट जाते हैं, तभी उसमें नया एनरोलमेंट हो पाएगा। तो मैं फिर से सीपी ग्राम में लॉगिन कर दूं उसका? हाँ, आप भेज दीजिए, डिटेल के साथ में भेज दीजिए, तो फिर हम इसकी समस्या का समाधान कराएंगे। ये बहुत एक्सेप्शनल केस है, और इसके लिए हमारे नियम जो रेगुलेशंस बने हुए हैं उसमें प्रावधान किया गया है कि ऐसे मामलों में आधार ओमिट करके फिर उनको फ्रेश दोबारा आधार बनेगा। और सर को बच्चे का आधार कार्ड था, जो ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट था, उन्होंने बनवाया कुछ ही दिन पहले, जो आधार सेंटर में जाके ही बनवाया वो अपॉइंटमेंट लेके। तो उसका भी आधार कार्ड डीएक्टिवेट हो गया है वो। फिर से मैंने सीपी ग्राम पे मेल किया, कंप्लेन किया था। तो उन्होंने फेस एनरोलमेंट करने के लिए बोला था। फेस एनरोलमेंट में किया, दोनों का हुआ था, दोनों का एनरोलमेंट करने के लिए बोला गया था। एक का एक्टिवेट हो गया फिर से वो दो पुराना वाला कार्ड, मगर दूसरे वाला का नहीं हुआ। वो 5 साल का नीचे ही उम्र है उसका। तो अभी क्या हो रहा है कि हम अक्सर ये चेक कर रहे हैं, क्योंकि अब हमारे पास एक्सेस अवेलेबल हो गई है कि हम 36 के 36 स्टेट्स में बर्थ सर्टिफिकेट चेक कर सकते हैं। तो हमारी ये जानकारी में आता है कि बहुत सारे लोगों ने ऐसे बर्थ सर्टिफिकेट दिए हैं जो फेक हैं, जो सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। उन्होंने नकली बनाए हैं और उससे एनरोलमेंट कर लिया। तो इसलिए वो आधार डीएक्टिवेट होते हैं। अगर वो फ्रेश आधार के साथ में दोबारा जाएंगे और अपना अपडेट करेंगे तो एक्टिवेट होगा। सीएससी पोर्टल के लिए एक बात था मुझे मेरे मन में, जो हम लॉगिन करते हैं सीपी ग्राम पे, तो अगर वो डाटा मिल जाता, वो नहीं मिलता, जो 1 दिन 2 दिन के बाद वो हट जाता है सीएससी की पोर्टल से। वो अगर कुछ मिल जाता कि एनरोलमेंट नंबर कब किया था, कंप्लेन कंप्लेन नंबर क्या है, वो पहले चेक कर सकते थे। अगर किसी को नंबर दिया वो अगर खो गया तो नहीं चेक कर सकते आप। और जो पेमेंट भी करता है जो सीपी ग्राम पोर्टल पोर्टल के पे, बारे में डीआरपी जी ज्यादा बता पाएंगे, सीपी ग्राम पोर्टल के बारे में कि उसकी व्यवस्था क्या है। अगर उसका एक रिसिप्ट भी मिलता तो अच्छा होता। जो भी आप सीपी ग्राम से फाइल करते हैं आपको रिसीट इमीडिएटली मिल जाता है, आपका आईडी नंबर भी आता है और उसका रिसीट आपको मिल जाता है। आप दोबारा फाइल कराइएगा इसको सीपी ग्राम पोर्टल पे और ये टेकअप करेंगे।
नहीं, सीएससी पोर्टल के बारे में बोल रहे थे। सीएससी पोर्टल से जो लॉगिन होता है ना सर, उसमें ओल्ड डाटा नहीं रहता है। अगर ओल्ड डाटा रहता है, कोई कस्टमर आता तो मैं देख के बता सकता था आपका ऐसा ऐसा रिप्लाई आया है। तो वो रिप्लाई गणेश जी हम उसको डायरेक्टली चला जाता है शायद। हाँ, रिप्लाई उसको जाता है क्योंकि उसका मोबाइल नंबर उसके ऊपर रजिस्टर्ड, मोबाइल नंबर उसका रजिस्टर्ड। हाँ, मोबाइल नंबर रजिस्टर होता है। अगर मेल नहीं चेक किया तो उसका पता नहीं चलता। बीके सिंह जी, आप कुछ बताना चाहेंगे सीएससी पोर्टल के बारे में, जो इनका प्रश्न है? सीएससी पोर्टल से सीपी ग्राम में जो आप लॉगिन करते हैं, तो हम भी उसी सिस्टम को यूज करें जो सीपी ग्राम का है, तो नेचुरली जाएगा। लेकिन यदि आप मोबाइल नंबर और ईमेल डिफरेंट होगा तो आपको मैसेज ना आकर जो आपने इंडिकेट किया है मोबाइल नंबर और ईमेल, उस पर मैसेज जा रही होगी। एक बार करके फिर से देखिए, यदि प्रॉब्लम आती है तो आप रेज कीजिए। क्या सीपी ग्राम पोर्टल को ही हम यूज करते हैं? पेमेंट के बाद एरर आने के बाद फिर से लॉगिन करने के बाद और डाटा मिलता है, और एक दिन 2 दिन के लिए मिलता है, कोई डाटा नहीं मिलता। चलिए मैं दिखाता गणेश हूँ। जी, ये हमने गणेश जी जो आप कहना चाह रहे हैं कि बंदे का जो रिप्लाई आ गया, ऐसा नहीं होता। जी जी जो भी आपने टिकट्स रेस किए हैं उसका आपको हिस्ट्री नहीं मिल पाती है, ये आप कहना चाह रहे हैं? हाँ 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 सर, हाँ। जी 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 उस पे हमने नोट किया, जैसा बीके सिंह सर ने भी कहा। एक बार हम उसको चेक कर लेते हैं कि किस तरीके से आपको उसका बैकग्राउंड हम लोग दे सकते हैं, और उसके बाद आपसे जो है वो टीम कांटेक्ट कर लेगी। मैंने आपका कंसर्न नोट कर लिया। ठीक है सर, थैंक यू सर, धन्यवाद सर। थैंक यू गणेश जी, और बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आप इंडिविजुअल भी केस बता रहे थे, जैसा भुवनेश सर ने भी कहा, आप उसको दोबारा से सीपी ग्राम पे डालिए और उसका रेजोल्यूशन हम जरूर पहुंचाएंगे आप तक। मैं एक धन्यवाद अनुरोध करना गणेश जी। चाहूंगा सीएससी से कि आज जो 2 या 3 मामले आपने रेज किए हैं, अगर या तो आप हमें ऑपरेटर्स का नंबर दे दीजिएगा या उनकी डिटेल दे दीजिएगा, तो इन मामलों को जो आज यहाँ टेकअप हुए हैं हम स्पेसिफिकली अलग से दिखा लेंगे, जिससे कि उनका रेजोल्यूशन जल्दी हो जाए। नहीं सर, वो तो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो जब 2013 में आधार बनवाया था स्कूल में बाल्क में, तब क्या होगा ना, वो तो डाटा नहीं मिल सकता। जो हाँ, भी कोई बात उस नहीं, मैं केस सीएससी से से अनुरोध रिलेटेड, डिटेल लेंगे आपसे, और आपका नंबर ले लेंगे तो हम आपसे डिटेल ले लेंगे। आपका नंबर लेने के लिए बोल रहा हूँ कि आपको हमें नंबर दे देंगे कांटेक्ट करने के लिए। ठीक है सर, ठीक है सर। जी धन्यवाद गणेश जी हमसे बात करने के लिए। और एक और अब मैं उत्तराखंड आपको लेके जाना चाहूंगा। दीपक चौहान जी हैं हमारे साथ देहरादून से। दीपक जी नमस्कार। सर जी प्रणाम, सभी को मेरा प्रणाम। सर मेरा नाम दीपक चौहान है, ग्राम प्रति नगर से, जिला देहरादून, राज्य उत्तराखंड। सर बेसिकली सभी जो समस्याओं के संबंध में सभी वेली द्वारा शिकायत बताई गई और क्या ग्राउंड में होता है। मुख्यतः कुछ चीज़ें हैं जिनमें मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। एक बालिका थी 17 साल की लगभग, और उसके आधार कार्ड में नाम से संबंधित समस्या थी। तो POI डॉक्यूमेंट, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट लगता है उसमें, आई थिंक, उसके रिगार्डिंग उसने स्थायी निवास बनाया। बेसिकली क्या है, उत्तराखंड में जो फॉर्मेट था वहाँ से उनको हिंदी में मिला, जो उनका उपजिला कार्यालय है, तहसील द्वारा हिंदी में उनको स्थायी निवास मिला। बट जो UID में अगर वहाँ गए थे वो, तो उनको बोला इंग्लिश में फॉर्मेट लेके आइए नाम के रिगार्डिंग बर्थ सर्टिफिकेट एक्सेप्ट नहीं किया जाता कि ओनली डेट ऑफ बर्थ की। और वो समस्या अभी तक बनी है, क्योंकि दूसरा स्थायी निवास बन नहीं पा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी उनको वहाँ से तहसील से एप्लीकेशन नंबर इशू हो चुका है। तो इस समस्या में क्या होगा, मैं श्री CO साहब से, UID से। देखिए, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी हिंदी में भी एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन क्या होता है कि अगर हिंदी की इंग्लिश ट्रांसलेशन हम लोग करेंगे और हमारे सिस्टम से जो स्पेलिंग आएगी, कल को अगर उनके नाम से मैच नहीं करेगी तो उनको कठिनाई आने लगती है। इसलिए हमारी अपेक्षा ये होती है कि उसकी स्पेलिंग इंग्लिश में आप ही बताएं।
अदरवाइज वो नाम बदल जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी का नाम अनीता है तो ANIT लिखते हैं लोग, ANEETA लिखते हैं, और फिर क्या होगा कि मान लीजिए आधार में उन्होंने एक नाम लिखवा दिया, पासपोर्ट में दूसरा हो गया या स्कूल में तीसरा हो गया, तो फिर वो लोग जो है चक्कर काटते रहते हैं और उनको बहुत परेशानी आती है। इसलिए हमारे नियम के मुताबिक जो नाम POI, आपने सही शब्द इस्तेमाल किया है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, फोटो के साथ में जो भी डॉक्यूमेंट होता है जिसमें नाम लिखा हुआ होता है, उस नाम से यथावत जैसा का जैसा वहां होता है वैसा का वैसा हमारे सिस्टम में ले लिया जाता है। तो गलत ना हो इसके लिए अपेक्षा है, हिंदी में एक्सेप्ट ना करने का कोई कारण नहीं। सर एक और मेरा क्वेश्चन था आधार से रिलेटेड। अभी एक मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ 70% एक्समैन सर्विसमैन रहते हैं मेरे आसपास, तो यूनिट भी रहती है। तो यहाँ पर एक डिफेंस पर्सन ही आए थे, उनकी वाइफ नेपाल की थी। यूनिट को रहते हुए लगभग 1 साल हो गया था, और जहाँ उससे पहले यूनिट रही होगी वहाँ उनकी फौज में ही उनका आधार कार्ड बना। अब कस्टमर आया, उन्होंने कहीं आधार अप्लाई कराया बाहर से, न्यू आधार वाइफ का, तो उन्हें स्लिप लेके आए। स्लिप में हमने पहले कहा 1947 में कॉल कीजिए, आपको कंप्लेंट नंबर मिल जाएगा, सोल्व हो जाएगा। मैंने मैक्सिमम टाइम पीरियड मैंने कहा 30 दिन के समथिंग लग जाएगा। तो उन्होंने कॉल की, उन्हें S सीरीज नंबर मिल जाता है, जैसे 1947 में कॉल करो तो उन्हें मिला। उसके बाद जब हम चेक कर रहे थे इनरोलमेंट स्लिप अंडर प्रोसेस, लगभग उन्होंने कई कंप्लेंट रेज करी। उसके बाद उन्हें ऐसा S सीरीज के नंबर थे, और उसके बाद वो रिजेक्ट भी हुआ, फिर अप्लाई करा। देन उसके बाद फिर मैंने CP ग्राम में पूरी डिटेल के साथ हर EID नंबर, दिनांक, डेट, टाइमिंग सब मेंशन करा। तब जाके उन्होंने कहा कुछ जैसे वहाँ नेपाल के थे, वहाँ का एक कुछ प्रूफ लगेगा, देन फिर यहाँ से कुछ डॉक्यूमेंट मांगे, तब जाके उनका वो केस सॉल्व हो गया था सर। कुछ एक ID आई थिंक वहाँ की भी चाहिए होती है। तो जैसा कि आपको जानकारी हुई, बाकी जो हमारे वीरली भाई बहन जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए अच्छा होगा कि मैं इसको दोहरा दूं। जैसा मैंने शुरू में बताया था कि यदि आपकी उम्र जो है अब 18 साल से ऊपर हो चुकी है, तो आपका जो भी एप्लीकेशन आएगा वो स्टेट पोर्टल में वेरिफिकेशन के लिए जाता है। तो उसमें 90 दिन की अवधि जो है वो सिटीजन चार्टर में ही पहले बढ़ा दी गई है 18 वर्ष से ऊपर के एनरोलमेंट के लिए। तो मुझे लगता है कि ये केस तो जैसा आप बता रहे हैं 18 वर्ष से ऊपर का ही है। नंबर 2, वो जो महिला आप बता रहे हैं वो नेपाल की नागरिक हैं। तो नेपाल और भूटान के नागरिकों के लिए अलग व्यवस्था है, और जो उनके डॉक्यूमेंट हैं उसमें 3 डॉक्यूमेंट जो हैं वो एलिजिबल डॉक्यूमेंट हैं एनरोल करने के लिए। और उसमें शर्त ये है कि 3 में से 2 डॉक्यूमेंट जरूरी चाहिए होते हैं, 1 से नहीं बनाते हैं, और 2 में नाम भी सेम होना चाहिए। बहुत बार ये देखने में आया है कि ये डॉक्यूमेंट जो है फ्रॉड बन जाते हैं, और इसीलिए जो है बाद में ऐसे आधार को डीएक्टिवेट ना करना पड़े, तो शुरू में ही एक्स्ट्रा चेक लगाए गए हैं। तो आपको चूंकि अब जानकारी हो चुकी है, तो मैं चाहूँगा कि इसी बहाने बाकी लोगों को भी इसकी जानकारी हो जाए। और हमारा जो सिस्टम है, हमने ये कोशिश की है अब कि जितने भी हमारे आधार केंद्र हैं वहाँ पर हम एक स्टैंडर्ड बोर्ड लगाएं जिसमें उन डॉक्यूमेंट्स को लिखें कि जो जो डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेबल हैं, POI और POA, क्योंकि आप जानते हैं बाकी लोगों के लिए भी POI का मतलब है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और POA का अर्थ है प्रूफ ऑफ एड्रेस। तो हमें 2 डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। अगर ये डॉक्यूमेंट किसी के पास नहीं है तो फिर हमारे सिस्टम में आधार नहीं बन सकता है। यानी कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस और उसके साथ में बायोमेट्रिक्स, ये चीज़ें मिलेंगी तभी आधार जनरेट हो पाएगा, अदरवाइज आधार जनरेट नहीं हो पाएगा। धन्यवाद। सर मेरा एक क्वेश्चन CP ग्राम से था कुछ। हेलो सर जी, प्रणाम सर। मैं श्री सीमांशु सर जी से बोलना चाहूँगा। सर CP ग्राम में कुछ शिकायतों पे बार बार अनुस्मारक देना पड़ता है जो ग्राम स्तर से होती है। नागरिकों की कुछ समस्या होती है, खुद हम कई बार कंफ्यूज आते हैं किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। कुछ ऐसा हो सकता है इसमें विभाग चयन में ऑटो सजेशन टाइप कुछ सिस्टम? हाँ, हम लोग ला रहे हैं इसमें, अभी 1-2 महीने में ये शुरू होगा, ताकि चैटबॉट शुरू कराएंगे CP ग्राम्स के ऊपर, ताकि आपको
मदद मिल सके और एडवाइस मिल सके किस कैटेगरी में और किस डिपार्टमेंट के खिलाफ आप ग्रीवेंस फाइल तो सिटीजन इंटरफेस को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो अक्टूबर 31 के आसपास ये लॉन्च होने की समय सीमा रखा गया। एक सर मैं आपके साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा सीपी ग्राम से। बहुत ही अच्छा है और समाधान हुआ था, बट थोड़ा लॉन्ग टाइम लग गया था। जो समस्या थी एक्चुअली वो थोड़ा मतलब अलग डिपार्टमेंट की थी, बट वो ग्राम स्तर की थी और उसमें डिले काफ़ी हो गया था। अनुस्मारक काफ़ी 5-6 अनुस्मारक गए थे उसमें। उसके बाद एक सीट आती है वहाँ से, उसके बाद उसको टैकल डिपार्टमेंट ने किया था, मिनिस्ट्री ने, और उसके बाद रिसॉल्व हो गई थी। मगर कई केसों में, ग्राम स्तर वाले केसों में, चाहे वो आधार की हो, जिससे सर ने बताया था 18+ वालों का वेरिफिकेशन फिजिकली होता है उनके जिले स्तर से, उस चीज़ में थोड़ा डिले है। अभी एक केस था, वो उनके बैकबोन में कुछ इश्यूज थे, साइड में ही रहते थे, रिटायर्ड थे वो रेन्यू डिपार्टमेंट से, और उनका आधार रिसेंटली अभी 3-2 मंथ्स हो गए, अभी मिला है उनको, क्योंकि कुछ इशू थे उनके इंटरनल भी, इसमें मतलब 6 मंथ लग गए थे सर। सीपी ग्राम में डाला, कंप्लेंटें गई, इनोस्मारक, फिर वहाँ पर डीएम ऑफिस में था, ये काफ़ी चीज़ें थी। मगर ग्राम स्तर में टाइम पीरियड थोड़ा लंबा हो जाता है। बेसिकली देखा जाऊँ तो जैसे यूआईडी का है, यूआईडी की भी कंप्लेंट थी, मुझे 72 घंटे में उसका रिप्लाई आ गया था, 3-4 दिन में ही। एक्चुअली उसका क्या था कि नाम के रिलेटेड कुछ इश्यूज थे, तो हमने स्लिप ली, इनरोलमेंट स्लिप, डेट, टाइम, और जो 1947 में कंप्लेंट करी थी उसका नंबर प्रॉपर शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया, पूरी चीज़ें मेंशन करी, और उनसे पूरी डिटेल लेने के बाद हमने चीज़ें उसमें फिलअप करी सीपी ग्राम में। देन उसके बाद क्विकली रिप्लाई आ गया था कई चीज़ों का। अगर हम पहले आधार की कोई कंप्लेंट है, उसको 1947 में कंप्लेंट करो, कुछ टाइम के बाद उसको हम सीपी ग्राम में डालते हैं, क्विकली रिप्लाई मिल जाता है, जहाँ तक अभी तक मैंने ग्राउंड का फीडबैक देखा है, क्विकली। मगर जैसे कि कुछ केस हो गए जिनका जो जुड़ाव ग्राम स्तर से है या जिला स्तर से है, उन चीज़ों में सर थोड़ा नहीं, बहुत समय लगता है, अगर जहाँ तक मैंने देखा है सर। इस चीज़ में थोड़ा चाहूँगा, मैंने नोट किया हूँ, हम लोग इसको एग्जामिन करेंगे। धन्यवाद सर। इस सभी धन्यवाद दीपक जी। धन्यवाद दीपक जी से बात करने के लिए। और जो जैसा भुवनेश सर ने भी बताया कि कुछ केसेस में समय इसलिए भी लग जाता है ताकि फ्रॉड केसेस को हम ऑमिट कर पाएं, तो समय, आई थिंक समय और जो एक्यूरेसी है उसका एक बैलेंस हम लोग यहाँ मेंटेन करके चलते हैं, और इसी तरीके से आप अच्छा काम करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो देवी और सज्जनों, बताना चाहूँगा कि सभी वीएलई से बात करना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन कुछ चुनिंदा वीएलई से हमने बातचीत की और वो बहुत ही यूनिक केसेस हमारे सामने निकल कर आए, और भुवनेश सर ने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी उन केसेस के बारे में। तो आशा करता हूँ कि जितने भी वीएलई सुन रहे हैं उनके भी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हुई होंगी, और अभी भी कोई केस आप रह जाता है तो सीपी ग्राम पर डालिए, नहीं तो हमारी टीम है, आप अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाइए और उन वीएलई से मदद लीजिए। तो कार्यक्रम के अंत में हम पहुंच चुके हैं। अब मैं अनुरोध करूंगा बीके सिंह सर से फॉर द कंक्लूडिंग रिमार्क्स। सबसे पहले तो श्रीनिवास साहब को मैं थैंक्स कहना चाहूँगा कि 2022 से सर हमने मुहिम चलाई, और ये मुहिम काफ़ी कामयाब रहा, 5 लाख से ऊपर रजिस्टर्ड हुए, और यूडीआई के चूँकि हम से कई सेंटर्स भी हम चलाते हैं, और इसके कारण जो आज इंटरेक्शन हुआ उसके इम्पैक्ट काफ़ी अच्छे होंगे। एटलीस्ट उन सेंटरों में तो इम्पैक्ट होगा ही सर। भुवनेश जी को भी थैंक्स कि उन्होंने काफ़ी जो क्वेश्चंस रेज हुए, जो इश्यूज रेज हुए, उसके सटीक जवाब मिले, और चूँकि कई वीएलई इसको सुन रहे हैं तो इनके वाइड स्प्रेड इम्पैक्ट होंगे, और इन इश्यूज का रिजोल्यूशन निस्तारण जल्दी से जल्दी होगा। एक और मैं जो मैंने ऑब्जर्व किया सर, जो सर के प्रेजेंटेशन में था, कि पेंडिंग केसेस का नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस कमिंग डाउन, नीचे आ रहा है सर। पहले था 40% घटते घटते 28% हो गया हर मंथ में। दूसरा सर, यूआईडीआई का अपना जो ग्रीवांस रिड्यूसल का सिस्टम है सर,
काफ़ी अच्छा है। और हमको लगता है जो आपने बताया कि 15 दिन 10 दिन में ही रिजल्ट आ रहे हैं, कई VLE ने भी इसको सपोर्ट किया कि रिजोल्यूशन हमें मिल रहे हैं, 10 से 15 विस्तारण हो रहा है। साथ ही साथ सर एक जो सबसे यूनिक चीज़ रही कि इस सिस्टम के थ्रू वो लोग जो कि काफ़ी ग्रामीण इलाके से हैं या उस एरिया से हैं जहाँ की बहुत अच्छी सुविधाएं नहीं हैं, वो भी कनेक्ट हो पा रहे हैं और उनकी सारी जो भी ग्रीवांसेज है रिलेटेड टू UDI वो भी एड्रेस हो रही है। इसके लिए मेनी थैंक्स टू UDI एंड भुवनेश जी को कि उन्होंने जो मुहिम चला है CSC के साथ सर वो काफ़ी इफेक्टिव रहा। और इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और थैंक्स टू आवर CSC टीम और VLEs कि वो अच्छे से जुड़े, उन्होंने अपने इश्यूज रखे और वो ये बताता है कि वो काफ़ी दिल से काम कर रहे हैं और उस एरियाज में काम कर रहे हैं जहाँ की काफ़ी कम लोग पहुँच पाते हैं। थैंक यू सर, नमस्कार। थैंक यू सर। तो इसी तरीके से देवियों सज्जनों आज के कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे और आप सभी का दिन शुभ रहे। और एक बार फिर से मैं आज सभी जो हमारे साथ गेस्ट जुड़े हैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। नमस्कार।